दोस्तों, आज मैं आपको ठंड में गरीब की बेटी की शादी की कहानी सुना रही हूँ। लड़की की माँ बोलती है, हाँ तो भाई जी, आपको हमारी बेटी निधि पसंद तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप जानती हैं ना, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में है और उसके एक से एक बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं। पर पंडित जी ने बताया कि आपकी बेटी बड़ी गुणवान और संस्कारी है, तो हम यहाँ चले आए। अब मैं साफ साफ दान दहेज की बात कर लेता हूँ। देखो, हमें दहेज में 10 लाख कैश और घर का सारा सामान चाहिए, जो भी चलता है आपको तो पता ही होगा। बस इतना ही चाहिए। लड़की के पिता कहते हैं, 10 लाख कैश? भाई जी, हम घर का सारा सामान तो दे देंगे, पर 10 लाख कैश वो हम कहाँ से लाएंगे? तो फिर आप ये रिश्ता भूल ही जाओ। ये कहकर वो लोग जाने लगते हैं। तभी लड़की निधि का भाई कहता है, अरे नहीं नहीं, आपको 10 लाख कैश मैं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप ये रिश्ता तय कर दो, बस छोड़ के मत जाओ। और जो जो आपने कहा है कैश और सारे घर का सामान वो मैं दूंगा आपको। अमन की बात से रिश्ता तय तो हो गया, पर अब इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा, ये सोचकर सभी परेशान थे। निधि की भाभी स्वाति कहती है, अरे आप कहाँ से करोगे इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? निधि का भाई अमन कहता है, आप लोग बेफिक्र रहो, सेठ जमनालाल से मैं ब्याज पर कुछ पैसे उधार लूँगा और धीरे धीरे उन्हें चुकाता रहूँगा। पर मैं अपनी बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता नहीं छोड़ सकता, और अपनी बहन की शादी मैं बड़ी धूमधाम से करूँगा। शादी में मैं कोई कमी नहीं आने दूँगा। इसी के चलते अमन सेठ जमनालाल से 5 लाख रुपया ले लेता है। अमन उसी सेठ जमनालाल के खेतों में काम करता था। बाकी पैसों के इंतजाम के लिए अब वह दुगनी मेहनत करने लगा। एक जगह वह मजदूरी भी कर रहा था और भी कुछ काम करने लगा था। ऐसे ही समय बीतता रहा और आखिरकार निधि की शादी का दिन आ ही गया। निधि के पिता, भाई साहब ऐसा मत कहिए, बारात वापस ले जाने की बात मत करिए। हमारी भी इज्जत है समाज में, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था। तुमने शादी के दिन 10 लाख कैश और घर का सारा सामान देने का वादा किया था, और अब तुम ना तो 10 लाख कैश दे रहे हो और ना ही सामान। अमन कहता है, अंकल जी, अभी तो हम आपको 5 लाख रुपए और आधा सामान दे रहे हैं। बाकी का इंतज़ाम भी मैं जल्दी ही कर दूंगा। आप जल्दी ही मैं आपको सारा सामान और पैसे दे दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मोहनलाल और अमन अपनी अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख देते हैं, पर उनको तो इसकी कुछ परवाह नहीं होती और वो पगड़ी को लात मारकर अपनी बारात वापस ले जाते हैं। और फिर वहाँ मौजूद सारे लोग बातें बनाने लगते हैं। निधि की भाभी स्वाति, निधि संभालो अपने आप को, हिम्मत रखो। अरे माँ जी, देखो निधि को क्या हुआ है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती अमन सहन नहीं कर पाता, और वह अपनी बहन की ऐसी हालत देख अमन अंदर से टूट गया था, और अमन दौड़कर एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। स्वाति, अमन उठो ना, अमन उठो, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? माँ जी देखो ना, अमन उठ नहीं रहे हैं, क्या हो गया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अपने बेटे का मुंह देखे बिना ही चले गए। निधि अपनी गर्भवती भाभी को अंदर लेकर जाती है। उसे सदमा लग गया था, बल्कि पूरा परिवार ही सदमे में आ गया था। और अब तो सर्दियाँ भी आ गई थी। सर्दी ने उन पर अलग सितम ढा दिया था। उनमें से किसी के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही कोई ओढ़ने की गर्म रजाई थी। पूरा परिवार घर के अंदर बैठा ही कांप रहा था। तभी सेठ जमुना दास वहाँ आता है। गिरधारी कहता है, सेठ जी आप यहाँ इस वक्त? हाँ, वो तुम्हारे बेटे ने अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, और अब तो तुम्हारा बेटा नहीं रहा, तो मेरे पैसे वापस कब दे रहे हो? गिरधारी कहता है, सेठ जी आप तो हमारी हालत जानते ही हो, ऐसे में हम आपके पैसे कहाँ से देंगे और कैसे देंगे? सेठ कहता है, अरे जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, पर एक बात है, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर स्वाति को गुस्सा आ जाता है और वो सेठ के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सेठ कहता है, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझ पर हाथ उठाए। वो सेठ स्वाति को धक्का दे देता है। इससे स्वाति के पेट में चोट लग जाती है। स्वाति
कर्राती है। आह आह माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर सेठ तो वो घर हड़प ही लेता है उस दिन और उन सबको घर से बाहर निकाल फेंकता है। फिर पूरा परिवार इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में इधर उधर घूमता रहता है। तभी उन्हें एक बड़ा सा डस्टबिन दिखाई देता है और उसके पास बहुत बड़े बड़े से पाइप से पड़े हुए थे और उसके पास टॉयलेट भी बनी थी जहाँ से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। पर उस डस्टबिन के पास रहने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो वहाँ पर पड़े हुए बड़े बड़े से पाइप में अपनी तिरपाल लगा देते हैं और पूरी रात वहीं पे गुजार देते हैं। अगली सुबह निधि पूछती है, बाबूजी आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाबूजी कहते हैं, बेटा वो मैं कुछ काम की तलाश में जा रहा हूँ ताकि हम लोग इस कड़कड़ाती हुई ठंड में कुछ तो खाना खा सकें, ऐसे कैसे जिएंगे हम। बाबूजी मैं भी आपके साथ काम करने चलूँगी। नहीं नहीं बेटा, ठंड बहुत ज़्यादा है, तू यहीं पे रह। और हमारे पास तो कोई स्वेटर जर्सी भी नहीं है और ना ही कोई गर्म रजाई। बेटा इस ठंड लगने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बाबूजी, आप तो बूढ़े होते हुए भी काम करने को तैयार हो तो मैं क्यों नहीं काम कर सकती। और माँ के पास भाभी रहेगी और माँ और भाभी आप दुआ करो कि हमें कोई अच्छा काम मिल जाए। फिर वे दोनों ओस और हल्की बर्फबारी में काम के लिए निकल पड़े। इस कारण उनका शरीर ठंड के मारे काँप रहा था, पर अपने परिवार की हालत के लिए वो ठंड का सामना डट कर रहे थे। गिरधारी को एक ढाबे पर चाय बनाने का काम मिल गया। वहीं निधि को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल गया और दूसरे घर में खाना बनाने का। घर पर स्वाति कहती है, बाबूजी निधि ये लो काली चाय, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। निधि कहती है, अरे भाभी आप चिंता ना करो, मैं शाम को कुछ सब्जी और आटा लेती आऊँगी। आपका भूखा रहना आपके लिए सही नहीं है। निधि रोज़ की तरह अपना काम कर रही थी। इतनी ठंड में उसके तन पर बस एक फटी सी पुरानी शॉल थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठे दिखाई दी। वो भी ठंड में काँप रही थी। निधि उसके पास जाकर कहती है, अरे दादी आप तो ठंड से काँप रही हो, ये लो आप ये शॉल ले लो। और वो फटी हुई शॉल उस दादी को उड़ा देती है। वह कहती है, यह शॉल थोड़ी पुरानी और फटी हुई तो है पर गर्म है, इससे आपको गर्माहट ज़रूर मिलेगी। वो बूढ़ी कहती है, अरे बेटा तू क्या ओढ़ेगी फिर, अगर तू अपनी शॉल मुझे दे देगी तो तुझे ठंड नहीं लगेगी क्या? निधि कहती है, अरे दादी आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, मुझे नहीं। वहीं सामने एक रेस्टोरेंट में बैठा एक लड़का यूवी ये सब देख रहा था। उसको निधि की ये दरिया दिल बहुत भा गई थी और उसकी मासूमियत भी। वह निधि के पीछे पीछे जाकर देखता है तो देखता है कि निधि तो एक डस्टबिन के पास तिरपाल लगाकर अपने परिवार के साथ रह रही थी। निधि यूवी को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। यह बात अपनी माँ से बताता है और वो लोग अभी किस हालत में रह रहे हैं ये सब बताता है। उसकी माँ कहती है, बेटा अगर तुझे लड़की पसंद है तो हम चलकर शादी की बात कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन ही यूवी अपनी माँ के साथ निधि के घर जाता है और उनसे वे शादी की बात करते हैं। गिरधारी लाल कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने बड़े घर से मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है। पर बहन जी आप तो देख ही रही हो ना हमारी हालत, हम कुछ भी दान दहेज देने की स्थिति में नहीं है। यूवी की माँ कहती है, अरे भाई साहब हमें सब पता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो निधि ही चाहिए। और हाँ हमने पंडित जी से भी बात कर ली है, वे इसी महीने की 29 तारीख को शादी का लिए बोल रहे हैं और हम तभी बारात लेकर आएंगे, बस आप निधि को तैयार रखना। वो सब फूले नहीं समा रहे थे कि इतने बड़े घर में निधि का रिश्ता तय हो गया है। वो बड़े अच्छे लोग थे, उनको दान दहेज भी कुछ नहीं चाहिए था। फिर भी सावित्री कहती है कि हमारा भी तो हक बनता है कि हम अपनी बेटी को कुछ तो दें। गिरधारी कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, अब हमें और ज़्यादा काम करना होगा। उसके बाद वे तीनों ही काम पर निकल पड़ते हैं। स्वाति घरों में झाड़ू पोछा आदि करती है तो उसकी सास अपने पति गिरधारी के साथ ढाबे पर काम करने लगी और कुछ ही दिनों में वे कुछ पैसा जोड़ ही लेते हैं। और ऐसे ही करते करते शादी का दिन भी आ गया। शादी की रस्में शुरू हो गई। स्वाति उसके लिए अपने हाथों से
मेहंदी पीसती है, फिर उसकी मेहंदी और हल्दी की रस्म होती है और अगले दिन बारात आई। निधि की माँ कहती है, बहन ज़्यादा तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमने थोड़ा सा सामान तो जुटा ही लिया है। यूवी की माँ कहती है, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने आपसे पहले ही कहा था। यूवी भी कहता है, हर ससुराल वाले दहेज के लालची नहीं होते माँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस निधि चाहिए, ये सामान आप ही रख लें। ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर निधि की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और वो अपने ससुराल चली गई। पर यूवी निधि के घर वालों की भी मदद करता है। वह उन्हें एक छोटा सा घर भी दिला देता है और उनको काम पर भी लगा देता है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।